Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode. But I like you. ये रुद्र ने बहुत धीरे से कहा था जिसे आव्या नहीं सुन पाई थी क्योंकि दोनों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा थी। पर धीरे से रुद्र को यह बोलना पर धीर ने रुद्र का यह बोलना सुन लिया था जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा हैरान था। जो आज तक किसी लड़की के आसपास आने तक नहीं देता वो आज लड़की को पसंद करने लगा। यह देखकर धीर काफ़ी ज़्यादा शॉक भी था। रुद्रांश और रुद्र का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी हरकतों में कभी यह नहीं लगेगा कि रुद्र उस दरिंदे रुद्रांश का बेटा है। रुद्रांश हमेशा लड़कियों को बस एक चीज़ समझता था जिसे बस यूज़ करके फेंका जाए। पर यह बात अलग थी कि जब से नैना रुद्रांश की ज़िंदगी में आई थी उसने दूसरी लड़कियों को नहीं छुआ था, बस हमेशा नैना को दर्द देता रहता था और साथ में महसूस भी मरहम भी लगाता। लेकिन 8 साल पहले नैना फिर से उसके कैद से भाग गई थी। नैना कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं, ये आज तक रुद्रांश को पता नहीं चला। उसने कोशिश जरूर की थी उसे खोजने की, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगा। नैना के जाने के बाद वह अब भी उसके लिए तड़पता ज़रूर है, लेकिन उसने अपनी वो फितरत आज भी छोड़ी नहीं। लोगों को हराने के लिए, मारने के लिए, कि वो आज भी बेगुनाह लोगों को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचता, बस मार देता है। पर रुद्र अब तक जिन लोगों को मारता आया वे सिर्फ गुनहगार हुआ करते थे और ख़ासकर उन लोगों को जान से मारता है जो उससे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या फिर एक एडवाइस देते हैं। रुद्र का गुस्सा रुद्रांश से भी ज़्यादा खतरनाक था, जो किसी भी नॉर्मल इंसान को डर से कांपने पर मजबूर कर दे। एक बात और थी रुद्र की कि आज तक किसी ने भी रुद्र को हंसते हुए ना स्माइल करते हुए नहीं देखा था, और यहाँ तक इसका बाप रुद्रांश ने भी नहीं देखा था। रुद्र स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग, ज़रूरत ज़्यादा, लेकिन हमेशा सीरियस और डार्क फेस रखने की वजह से वे ज़्यादा डरावना दिखता था। लड़की उससे आसपास भटकती ज़रूर थी, पर उसे छूने से पहले उस लड़की को हाथ सलामत नहीं रहता था। आव्या कुछ देर तक उसे गुस्से में रहती है और फिर फ्रस्ट्रेट होकर कार में बैठ जाती है। उसके कार में बैठते ही कार चल पड़ी है। आव्या उसके हाथ बांधे एक नज़र रुद्र को देखती है जो अब उसे नहीं देख रहा था। खुद को देखता ना पाकर आव्या उसकी नज़रें हटाकर सीधी बैठ जाती है। आव्या जैसे ही रुद्र से नज़रें हटाती है उसके बाद से ही रुद्र आव्या को देखने लगता है। कार रुद्र के पास से होकर गुजरती है। रुद्र एकदम बस आव्या को देखते रहता है, पर इस बार आव्या उसे नहीं देखती। आव्या की कार अब निकल जाती है। रुद्र अपने हाथ को खोलकर देखता है कि सिगरेट में आग से जला हुआ था। रुद्र अपने जले हुए हाथ को देख ही रहा था, तभी धीर उसके हाथ पर आइस पैक्स रख देता है। रुद्र सिर हिलाकर देखता है तो धीर 2 कदम पीछे हटकर कहता है, आई एम सॉरी बॉस। रुद्र उसके चेहरे को देखकर आइस पैक फेंक देता और अपनी आंखें बंद करके कहता है, आव्या सिंघानिया। कार शेखावत विलेज जाकर रुक जाती है। ध्रुवांश और सहस्त्रा कार से निकलकर बाहर आते हैं। उनकी स्वागत के लिए कुछ लड़कियां खड़ी थीं। ध्रुवांश सहस्त्रा के हाथों पर अपने हाथ फंसाते हुए आगे बढ़ने लगता है। सहस्त्रा भी ज़्यादा खुश नहीं रिएक्ट करके आगे बढ़ती है। उसके कदम बढ़ते ही सभी लड़कियां उन पर फूल बरसाने लगती हैं। ध्रुवंश धीरे से बोलता है, वाह क्या स्वागत है, काश मैं सच में आपका पति होता तो। ओह गॉड, मैंने तो चांस ही मिस कर दिया। बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए मुस्कुराता है। वहीं सहस्त्रा ध्रुवंश को देखती है फिर एकदम से मुस्कुराने लगती है। सामने देवांश शेखावत, हिमांशु बजाज और दिया बजाज खड़े थे। देवेश शेखावत। सहस्त्रा जैसे ही सामने देखती है वह जल्दी से ध्रुवांश से खुद का हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और हिमांशु और दिया के गले लग जाती है। हिमांशु सहस्त्रा के माथे पर किस कर पूछता है, कैसी है मेरी बच्ची। सहस्त्रा दोनों से दूर होकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है पापा। दिया भी सहस्त्रा के माथे पर किस करती है और उसके गाल पर हाथ रख लेती है। सहस्त्रा दिया के हाथ को पकड़कर फिर एक बार उसके गले लगकर कहती है, मैंने आपको बहुत याद किया मम्मा। तभी देवेश की नाराज़गी भरी आवाज़ आती है, बस
अपनी मम्मा पापा को याद कर और मैं अब कुछ भी नहीं रहा। बोलते हुए देवेश नाराजगी से अंदर चले जाते हैं। सहस्त्रा लाचारी से अपनी मम्मा पापा को देखती है और दोनों उसे कुछ इशारा करते हैं तो सहस्त्रा अंदर चली जाती है। सहस्त्रा के जाने के बाद हिमांशु और दिया ध्रुवंश को देखते हुए कहते हैं, अरे किंग, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ध्रुवंश आगे बढ़कर दोनों को साथ अंदर जाता है। सहस्त्रा अंदर देवेश के पास बैठे उसके हाथ को पकड़ मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। यह देखकर दिया कहती है, नाराजगी कहीं चली गई डैड? नाराजगी कहाँ चली गई डैड? देवेश सहस्त्रा का ध्यान हटाकर दिया को देखकर बोलते हैं, सहस्त्रा से नाराज हुआ जाए ऐसी कोई नौबत ही नहीं आ सकती। यह सुनकर सहस्त्रा जल्दी से देवेश के गले लग जाती है। देवेश मुस्कुराते हुए सहस्त्रा के पीठ को थपथपाता है और उसे ध्रुवंश को देखते हुए कहता है, किंग तुम बड़े खड़े क्यों हो, बैठो। ध्रुवंश चारों ओर देखता और सोफे पर बैठ जाता है। सहस्त्रा बहुत ज़्यादा खुश होकर सबसे बात कर रही थी। ध्रुवंश, देवेश, हिमांशु, दिया और सहस्त्रा को बहुत गौर से देख रहा था। वह उन सभी को कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हिमांशु ध्रुवंश के पास ही बैठा उससे बातें कर रहा था। ध्रुवंश बात करते हुए सबको बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। बातें करते करते ध्रुवंश एकदम से पूछता है, ससुर जी बुरा मत मानिए, लेकिन सहस्त्रा आप में से किसी की तरह नहीं दिखती। बोलते ही वह थोड़ा हंसते हुए सबको नोटिस करता है। हिमांशु मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखता है और फिर नॉर्मली जवाब देता है, हाँ बच्चा मेरी मॉम पर गई है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी मॉम भी बिल्कुल इसी तरह ही दिखती थी। ध्रुवांश हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ओह हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बोलते हुए ध्रुवांश सहस्त्रा को देखता है और कुछ देर बाद दिया सहस्त्रा को अपने साथ लेकर जाती है और इधर देवेश, हिमांशु और ध्रुवांश माफिया वर्ल्ड के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ वीणा कैंटीन में बैठी अपने दोस्त शशि के साथ लंच कर रही है। वीणा उसके साथ बात करने में पूरी तरह से बिजी थी। वहीं शशि का ध्यान लंच करते हुए सामने की ओर जाता है जहाँ से रोनी उसकी ओर ही आ रहा था। शशि दूसरी तरफ देखता है, अरे नेहा, बुलाते हुए उसका टिफिन लेकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। वीणा उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगती है। तभी रोनी उसके पास आकर बैठ जाता है। वीणा अचानक उसे देख थोड़ा हैरान हो जाती है और रोनी वीणा को देखते हुए कहता है, कभी कभी मुझे भी अपने साथ का खाना खिला दिया करो, हाथ का। वीणा मुस्कुराते हुए अपने टिफिन से एक चम्मच गाजर का हलवा निकालकर उसकी ओर बढ़ा देती है। रोनी जल्दी से वह खा लेता और खाते हुए बोला, यम्मी, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुमने बनाया है। बोलते ही रोनी वीणा को टिफिन लेकर खुद से खाने लगता है। वीणा उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने नहीं बना सकती क्या? अगर तुम्हें ऐसी गलतफहमी है तो मैं बता दूंगी, मैंने ही बनाया है। रोनी खाते हुए वीणा को गौर से देखता है और फिर ना में सिर हिला दे कहता है, हो ही नहीं सकता। बोलते ही रोनी मजे से गाजर का हलवा खाने लगता है। वीणा उसे कुछ पर ऐसे ही चुपचाप घूरती है और फिर बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, तुम मुझे यहाँ परेशान करने आए हो? रानी वीणा को देखता है और फिर कुछ बोलने ही वाला होता है कि रोनी का फ़ोन बजता है और रोनी फ़ोन पर शो हो रहे नंबर को देखता है और कॉल रिसीव करते ही कॉल कट जाता है। रोनी फ़ोन को पॉकेट में रखकर उठाता है और फिर उठकर अचानक वीणा के गाल पर किस करके चला जाता है। रोनी के अचानक इस एक्शन से वीणा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह धीरे से अपने गाल को छूती है। एकदम से उसका गाल लाल हो जाता है। वीणा ब्लश करने लगती है। वहीं शशि यह देखकर मन ही मन कहती है, नज़दीकी बढ़ गई, एहसास जग रहे हैं, लेकिन इन्हें ये रिश्ता अब भी दोस्ती का लगता है। सोचते ही वह सिर हिला देती है। आधी रात हो चुकी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखता है कि अभी गहरी नींद में सो रही थी। ध्रुवंश कमरे से निकलकर धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और ब्लूटूथ लगाकर धीरे से कहता है, कहाँ है ब्रो? उधर से अभियान ब्लूटूथ पर कनेक्ट था और ध्रुवंश को ध्रुव के पास जाने का रास्ता बता रहा था। ध्रुवंश आसपास बॉडीगार्ड को देखता है जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए थे और ये काम सहस्त्रा ने खुद किया था।
विला के बॉडीगार्ड को मिठाई खिलाई थी जिसमें बेहोशी की दवाई थी। ध्रुवंश अव्यान को बताते रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था, तभी वहाँ एक जगह पहुंचकर रुक जाता है। वह दरवाजे को देखते हुए कहता है, ब्रो यहाँ तो पासवर्ड लॉक है। अव्यान उसे सोफे पर बैठा हुआ सोचते हुए कहता है, उसका नाम डालकर देखो। ध्रुवंश उसके नाम को ट्राई करते हुए कहता है, रॉन्ग पासवर्ड। अव्यान अपने सिर पर एक उंगली को दबाते हुए कुछ याद करते हुए कोशिश करता है। अव्यान जब यहाँ आया था तो वह ऊपर से हॉल बनाकर ध्रुव को देखने आया था। ऊपर से ही ऐसा डिवाइस लगा हुआ था जिसे गलती से टच कर दे तो मौत तो पक्की थी। अव्यान सोचते हुए एकदम से कहता है फिंगरप्रिंट। उसकी है बोलते ही ध्रुवांश इधर से उधर देखता है, तभी उसकी नज़र छुपे हुए फिंगरप्रिंट बटन पर जाती है। वह उसे देखते हुए कहता है, पर मैं फिंगरप्रिंट लगाऊं कैसे? वो बुढ़ा तो बेहोश है। यह सुनकर अव्यान कुछ सोचता और फिर अचानक कॉल कट कर देता है। अव्यान का कॉल कट होते ही ध्रुवांश हैरानी से फ़ोन को देखते हुए धीरे से कहता है, हद है, बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। बोलते ही वह फ़ोन को पॉकेट में रखता है, फिर फिंगरप्रिंट से अपनी उंगली देखता है तो फिर एक बार रॉन्ग पासवर्ड दिखाता है। ध्रुवंश ऊपर से नीचे तक दरवाजे को देखता है, फिर अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। ध्रुवंश झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और एकाएक उसके मुंह से निकला, आप? सामने दर्श खड़ा था। दर्श ध्रुवांश को देखकर कहता है, चैम, तुमने सच में अपने बाप जैसा दिमाग है ही नहीं। बोलते ही वह फिंगरप्रिंट पर अपना फिंगर रख देता है। उसके ऐसे करते ही दरवाज़ा खुल जाता है और दर्श अंदर जाते हुए कहता है, चले अब। ध्रुवंश दर्श के पीछे जाते हुए कहता है, आपको यहाँ किसने भेजा? दर्श बिना मुड़े इधर उधर देखते हुए जवाब देता है, अव्यान के सिवा और कौन भेजेगा? दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ देवांश ने सारे दुश्मन कैद थे, जिससे खुद देवांश सजा देता था। ध्रुव हर एक सेल को देखते हुए चलते चलते उसकी नज़र अचानक एक सेल पर रुक जाती है। ध्रुवंश अंदर देखते हुए धीरे से कहता है, डैड। दर्श भी ध्रुवंश के पीछे खड़ा होकर अंदर देखता है जहाँ ध्रुवंश बंधा हुआ था और कमरा थोड़ा अंधेरा सा था। उसमें ब्लड की स्मेल आ रही थी। ध्रुव की आंखें एकदम बंद थी। ध्रुवांश गन निकालकर उस सेल को लॉक पर साइलेंसर लगाकर शूट करता है। ध्रुवांश जल्दी से लॉक खोलकर अंदर जाकर ध्रुव को गले लगा लेता है। ध्रुव की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वह सामने की ओर देखता है। दर्श को वहाँ देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसकी नज़र उसके गले में लगे ध्रुवांश पर पड़ती है। ध्रुव समझ नहीं पाता कि आखिर ये कौन है। तभी ध्रुवांश वैसे ही गले लगे बोलता है, आई रियली मिस यू डैड। यह सुनकर ध्रुव के मुंह से एकदम से निकलती है, लायन। दर्श आगे बढ़कर ऊपर से ध्रुव के हाथ को खोलता है और ध्रुव के हाथ अब तो जैसे सुन से हो चुका था। उसने सालों से बंधे रहने की वजह से ध्रुव लड़खड़ाते जाता है क्योंकि उसे पैर पूरी तरह से डैमेज थे। ध्रुवांश उसे अच्छे से पकड़ लेता है और ध्रुव की हालत अब उसे अच्छी तरह से दिख रही थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव खुद को संभालते हुए ध्रुवांश को देखकर कहता है, लायन, तुम जिंदा हो और बेबी? बोलते हुए ध्रुव के चेहरे पर दर्द दिखता है। ध्रुवांश ध्रुव को संभालते हुए उसमें आंखों में देखकर कहता है, मॉम बिल्कुल ठीक है डैड। यह सुनकर ध्रुव इतने दर्द में भी मुस्कुरा उठता है। दर्श दोनों को देखता हुए कहता है, चैम्प, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। दर्श वहाँ से निकलकर चला जाता है। ध्रुव का ध्यान भी दर्श पर चला जाता है और कई सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं, पर ध्रुव इस वक्त बस ध्रुवंश को ही भर कर देखना चाहता था। ध्रुवंश ध्रुव को संभालते हुए अपनी पीठ पर लदे वहाँ से लेकर जाने लगता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, लायन, कितना बड़ा हो गया है तू। पहले मैं तुम्हें इस तरह स्कूल ले जाया करता था और अब देखो। बोलते हुए ध्रुव को ध्रुवंश के बचपन की याद आने लगती है। ध्रुवंश ध्रुव को ऐसे ही लेकर बाहर आता है और ध्रुव की जीप पर बैठा देता है और दर्श ड्राइविंग सीट पर बैठ सामने की ओर देख रहा था। ध्रुवंश ध्रुव के सारे चोटों को देखने लगता है। ध्रुव उसे ये देखते हुए बहुत गौर से देख रहा था। ध्रुवंश ध्रुव के एक हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़कर कहता है, आई लव यू डैड। ध्रुव मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के हाथ को चूम लेता है। ध्रुवंश के अंदर ही अंदर गुस्सा उमड़ रहा था, जिसे महसूस करते हुए दर्श कहता है, चैम्प, मेरी फैमिली को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए।
ध्रुव के साथ ध्रुवंश भी गुस्से में दर्श को घूरते हुए दर्श दोनों की नज़रों को भांप कर उन दोनों को मुड़कर देखता है और फिर कहता है, अपना वादा मत भूलो, वैसे भी इस सारी चीज़ों का असली जिम्मेदार रुद्रांश है। ध्रुव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, और तुम्हारा पूरा परिवार क्या उल्लू का पट्टा है जो उसकी बात पर आ गए? एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। तुम जिंदा हो फिर भी तुम्हारा बाप मुझे तुम्हारी मौत का कारण समझ रहा है। दर्श दोनों को इग्नोर करता है और सामने की ओर देखता है, फिर कहता है, देखो ध्रुव, बहस करने में ये वक्त नहीं है। और चैम्प, तुमने अगर मेरी फैमिली को कुछ भी करने की सोची तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ध्रुवंश दर्श की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके ध्रुव के माथे पर किस करके कहता है, ओके डैड, मैं कल आपसे मिलता हूँ। ध्रुव, जिसका ध्यान दर्श पर था, वह ध्रुवंश को कंफ्यूज होकर देखता है। ध्रुवंश उसे याद बाद में बताने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। दर्श भी जीप स्टार्ट करके ध्रुव को लेकर चला जाता है। दोनों ही श्रेष्ठा के दीवाने थे, तो उसमें बहस करने के सिवाय कुछ नहीं होता। एक दूसरे के जानी दुश्मन ही दोनों को समझा जा सकता था, क्योंकि दोस्त बनना तो शायद ही पॉसिबल हो। ध्रुवंश इस बार शॉवर के नीचे खड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। ध्रुवंश ने पूरे शर्ट पर खून के दाग लगे थे। उसे बार बार ध्रुव के चोटें दिख रही थी। ध्रुवंश से अब बिल्कुल भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वह शॉवर बंद करके ड्रेस चेंज करता है और अपना गन निकालकर देवेश के कमरे की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दर्श ध्रुव को सहारा देते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा होकर डोरबेल बजाकर डोर को देखने लगता है। बस एक डोरबेल बजाते ही दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही ध्रुव का दिल सामने देखकर तेजी से धड़कने लगता है। सामने श्रेष्ठा ही खड़ी थी। वह ध्रुव को देखते हुए खड़ी थी और श्रेष्ठा की आंखों में बेख्याली के ही आंसू बहने लगते हैं। श्रेष्ठा आंखों में आंसू लिए बस ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव के चेहरे पर भी आज 18 साल की हुई जुदाई होकर मिलने का दर्द और खुशी एक साथ दिख रहा था। अचानक से श्रेष्ठा रोने लगी। ध्रुव आगे बढ़ने वाला था कि श्रेष्ठा रोते हुए ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव के शरीर में बहुत सारी चोटें थीं, जिनको छूते ही दर्द होने लगा जाए, पर ध्रुव तो श्रेष्ठा के करीब होने से वही सारी दर्द भूल जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव को गले लगाए चुपचाप रोने लगती है और ध्रुव श्रेष्ठा के गले लगे हुए कहता है, बेबी डोंट क्राई, वरना मैं तुम्हारा मुंह अच्छे से बंद कर दूंगा। ध्रुव यह बोलकर श्रेष्ठा को देखने की कोशिश करता है। श्रेष्ठा उसकी बातों को अच्छे से मतलब समझ रही थी। श्रेष्ठा रोते बोली, बेशर्म, तुम अब भी नहीं बदले। ध्रुव ध्रुव तुरंत जवाब देता है, मैं बदल भी नहीं सकता बेबी। बोलते हुए ध्रुव श्रेष्ठा के खुले कमर पर हाथ रख लेता है। दर्श की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। वह उसे नज़र हटाए कहता है, मेरा काम हो गया तो मैं जाऊँ यहाँ से। ध्रुव दर्श को घूर कर बोला, तुम्हें रुकने के लिए भी किसने कहा है? दर्श एक नज़र ध्रुव को घूरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए कहती है, ध्रुव तुम उससे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? दर्श ने ही हमारी जान बचाई है। ध्रुव चुपचाप श्रेष्ठा के गले लग जाता है। बहुत देर तक तो दोनों यूं ही गले लगे रहते हैं। फिर श्रेष्ठा ध्रुव को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव को बेड पर बैठाकर दरवाज़ा बंद करती है और फिर वापस ध्रुव के पास आकर बैठ जाती है और ध्रुव के चोटों को देखने लगती है। ध्रुव बस श्रेष्ठा के चेहरे को देख रहा था। ध्रुव के शरीर पर चाबुक की मार से कपड़ा फटा हुआ और उसमें से अब तक खून लगा था, पर पैर रोड में घुसाने से जख्म उभरा हुआ था जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। श्रेष्ठा अपने हाथ बढ़ाकर धीरे ध्रुव के चेहरे को छूने लगती है और इस दौरान इस जख्मों का दर्द खुद श्रेष्ठा महसूस कर पा रही थी। अपने दर्दों को संभालने श्रेष्ठा ध्रुव को शर्ट के बटन खोलते लगती है। ध्रुव अपने हाथ बढ़ाकर श्रेष्ठा के बहते आंसुओं को पोंछता है जो पहले बह रहे थे। श्रेष्ठा अब ध्रुव के शर्ट उतारकर फेंक देती है। शर्ट हटते ही श्रेष्ठा के आंसू फिर एक बार बहने लगते हैं। ध्रुव के इतने गहरे जख्मों को देखकर उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। ध्रुव श्रेष्ठा के इमोशनल को नोटिस करते हुए कहता है, बेबी आई एम फाइन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। श्रेष्ठा सिर उठाकर ध्रुव को देखती है और फिर एक बार उसके गले लग जाती है।
ध्रुव अपने हाथ को किसी तरह से उठाकर श्रेष्ठा के पीठ पर रख देता है। श्रेष्ठा रोते हुए कहती है, 28 साल मैंने हर एक तुम्हें याद किया, यह उम्मीद कर रही थी कि तुम ज़रूर आओगे, लेकिन ऐसी हालत में आओगे मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मुझसे तुम्हारी ये चोटें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं ध्रुव, जुदाई से भी ज़्यादा मुझे ये तकलीफ़ दे रही है। ध्रुव श्रेष्ठा की पीठ से हाथ हटा हटाए कहता है, लुक एट मी। श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गाल पर हाथ रखे धीरे से श्रेष्ठा के होठों को चूमता है और फिर दूर हो जाता है। श्रेष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं। ध्रुव फिर से श्रेष्ठा के चेहरे को एकटक देखते हुए श्रेष्ठा के होठ पर अपने होठ रखे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों की किस डीप हो जाती है और श्रेष्ठा के दोनों हाथ ध्रुव के कंधे पर चले जाते हैं। दोनों अपने किस के द्वारा अपनी इन दूरियों के दर्द को मिटा रहे थे। किस करते हुए भी ध्रुव बस श्रेष्ठा को देखे ही जा रहा था। वहाँ श्रेष्ठा की आंखें इस वक्त बंद थीं। बहुत लंबी किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को धीरे से छोड़ता है। श्रेष्ठा अपनी आंखें खोलकर ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के माथे को किस करता है और फिर कहता है, इन चोटों से ज़्यादा मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ दे रहे हैं, सो प्लीज़ अपने आंसू मत बहाओ। ध्रुव के बातों को सुनकर श्रेष्ठा अपने आंसू पोंछकर ध्रुव को बेड पर लेटाती है और उसकी सारी चोटों को हल्के गर्म पानी से साफ करके उन पर दवाई लगाने लगती है। ये सब कुछ करते हुए श्रेष्ठा का दर्द आंखों में साफ दिख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुव को हल्दी का दूध पिलाकर सुलाती है, खुद उसके पास लेट जाती है। चोटों की वजह से अब वह उसे गले नहीं लगाती, बस करवट बदलकर एकटक ध्रुव के चेहरे को देखती रहती है। अगली सुबह शेखावत विला में ध्रुवंश रेडी होकर कॉल पर बात कर रहा था। वह बात कर ही रहा था कि तभी उसे पायल की झनकार सुनाई देती है। वह सिर घुमाकर देखता है तो काजल कमरे में सहस्त्रा को ढूंढते ही की कोशिश कर रही थी। जैसे काजल ध्रुवंश को देखती है वह पूछती है, जीजू सहस्त्रा कहाँ है? ध्रुवंश काजल को वॉशरूम की ओर इशारा करता है। काजल वॉशरूम की ओर देखती है और ध्रुवंश अब उसके पीठ करके खड़ा हो जाता है। काजल वॉशरूम को बंद देखकर फिर से ध्रुवंश को देखने लगती है। काजल ध्रुवंश के पीठ को एकटक देखने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और काजल हड़बड़ाहट में अपनी नज़रें ध्रुवंश से हटाकर वॉशरूम की ओर देखती है। सहस्त्रा नॉर्मल कुर्ती और जीन्स पहने बाहर निकलती है। काजल सहस्त्रा को और बढ़ कर कहती है, यार शादी हो गई है और तू हमें भूल ही गई। सहस्त्रा कोई जवाब देती उससे पहले ध्रुवंश उसके पास आते हुए कहता है, हाँ क्योंकि अभी हम न्यूली मैरिड कपल हैं तो मैं उसे टाइम ही नहीं देता। किसी को टाइम देने के लिए क्यों बीवी? बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा के पास खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा हैरानी से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, बीबी तुम कुछ जल्दी ही सो जाती हो, मुझे जी भर कर प्यार भी नहीं करने देती। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते आई विंक करता है। सहस्त्रा उसे घूर कर देखने लगती है तो वहीं काजल दोनों को ऐसे देखकर कहती है, मैं चलती हूँ, कॉलेज जा रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूँ। काजल ध्रुवंश को देखता है जो सहस्त्रा को ही देख रही थी। काजल बिना कुछ सुने जल्दी से अब चली जाती है। सहस्त्रा उसे एक बार बुलाती है पर काजल नहीं रुकती। ध्रुवंश की नज़र अब सहस्त्रा के गेटअप पर जाती है। सहस्त्रा को नॉर्मल गेटअप में देखकर ध्रुवंश सवाल करता है, भाभी आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? ध्रुवंश का सवाल सुनकर सहस्त्रा अपने नज़रें झुकाए अपनी उंगलियों को फंसा लेती है और वह हिचकिचाते हुए कहती है, जी वो मैं वापस नहीं जाना चाहती। सहस्त्रा का ऐसा सवाल बोलकर ध्रुवंश को हैरत से भर देता है और वह एकाएक तेज आवाज में बोला, क्या? लेकिन क्यों? सहस्त्रा ध्रुवंश को पीट करके खड़ी हो जाती है और कहती है, हमारा रिश्ता चाहे जैसे भी बना हो, लेकिन हमारे रीति रिवाज के हिसाब से बेटी जब घर वापस आती है तो उसे वापस ले जाने के लिए उसका दामाद आता है। हमें पता है ये करना असंभव है, लेकिन हम अपने रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकते। रीतियों के हिसाब से अगर बेटी को दामाद अपने घर ले जाने नहीं आता है तो बेटी उस घर की बोझ के सिवाय कुछ नहीं होती और हमें किसी घर का बोझ नहीं बनना।
ध्रुवांश हैरान सा खड़ा बस सहस्त्रा के पीठ को देखता रहता है और फिर एकदम से कहता है, लेकिन भाभी, आपको पता है कि ब्रो कैसे हैं और आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आप हमारे घर की बोझ हैं। आप मेरी भाभी हैं, उस घर की बहू हैं। ध्रुवांश इससे आगे कुछ बोलता सहस्त्रा उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेती है। सहस्त्रा अब ध्रुवंश को मुड़कर कहती है कि हमें कोई बहस नहीं चाहिए। हमें बस इतना पता है कि हम अपने रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आपके भाई आए तो भी हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। वैसे भी हमें नहीं लगता कि वो हमें अपनी पत्नी मानते हैं और हमें किसी भी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसना बिल्कुल पसंद नहीं। ध्रुवांश लाचारी से सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा ध्रुवांश की नज़र फेर कर कमरे से निकल जाती है। सहस्त्रा कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी और न ही फेल्फिश सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, और ना ही सेल्फिश थी। उसे हर किसी के फैसले की कदर है। उसने यह सब जो भी कहा था वह ये जानने के लिए था कि आखिर अभियान उसे अपनी ज़िंदगी में चाहता है या फिर नहीं। एक हिसाब से ये उस दोनों के रिश्ते की परीक्षा थी कि क्या सच में यह रिश्ता कुदरत ने खुद बनाया था या फिर यह इंसानों की मजबूरी और गलती की वजह से हुआ था। उधर देवेश को ध्रुव के गायब होने की खबर मिल चुकी थी और उसे यह भी पता चल चुका था कि किसी ने उन्हें बेहोशी की दवाई दी थी, पर किसने, यह सवाल बस सवाल रह गया था। देवेश गुस्से में ध्रुव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसका अंदाजा ध्रुवांश को भी हो चुका था। इसलिए वह सहस्त्रा को छोड़कर सक्सेना विला के लिए निकल जाता है। सहस्त्रा सबको बताती है कि उसे कुछ दिन के लिए यहीं रुकना है। वह सबके साथ वक्त बिताना चाहती थी। हिमांशु और दया भी उसके इस फैसले से बहुत खुश थे। रुद्र के विला में रुद्रांश फोन पर बात करते हुए विला में बस चले जा रहा था और रुद्रांश को भी रुद्र का पूरा विला नहीं देखा था, इसलिए वह ऐसी बातें करते हुए घूम रहा था। रुद्रांश चलते चलते एकदम से एक दरवाजे के पास रुक जाता है जिसके लॉक लगा हुआ था। यह पहला कमरा था जिसमें लॉक लगा हुआ था, वो भी सिक्योरिटी लॉक था जो रुद्र का फिंगरप्रिंट था। यह देखकर रुद्रांश को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि विला का कोई भी कमरा लॉक नहीं था। मिसाइल, बंदूक, ट्रक से लेकर बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ कमरा भी लॉक नहीं था, लेकिन ये अकेला एक ऐसा कमरा था जो लॉक था। इसमें सिवाय दरवाजे के पास आते ही रुद्रांश की एक अजीब फीलिंग का एहसास हो रहा था। वहीं रुद्र जो इस ओर ही आ रहा था, वह ऐसे रुद्रांश को दरवाजे के देखता है तो उसका चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। वह आगे बढ़कर रुद्रांश के पास खड़ा हो जाता है। रुद्रांश की नज़र रुद्र पर चली जाती है। रुद्र का इतना डार्क ऑरा देखकर रुद्रांश एकदम पीछे होकर पूछता है, टाइगर, इस कमरे में ऐसा क्या है जिसमें तुमने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी हुई है? रुद्र अपनी सर्द आवाज में कहता है, डैड, यू नो आई डोंट लाइक क्वेश्चंस। रुद्रांश एकदम से चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें पसंद ही क्या है? जब देखो आई डोंट लाइक के, आई डोंट लाइक वो। आखिर तुम्हें पसंद भी क्या है? कभी कभी तो सोचता हूँ तुम्हें पैदा करके सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। रुद्रांश बस इतना ही बोलता है कि रुद्र उस पर जोर से चिल्लाता है, आपने मुझे पैदा नहीं किया है, जिसने मुझे पैदा किया है शी इज़ अ लेडी। रुद्रांश हैरानी से रुद्र को देखता है। रुद्र एक कदम पीछे करके गुस्से से चिल्लाता है, आपने मुझे 9 महीने कोख में नहीं रखा और न ही मेरी डिलीवरी के समय वो दर्द झेला था। शी वॉज अ लेडी, जिसने अपने दर्द से लेकर मुझे जन्म होने तक का दर्द तक का झेला था। यू नो वॉट, अगर ऐसे बोलना जाए तो मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ जिसकी कोई माँ नहीं है। रुद्र की बात सुनकर रुद्रांश पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन जैसे ही रुद्र के मुंह से नाजायज़ वर्ड आया वह गुस्से से बौखला गया और कहता है, स्टॉप इट टाइगर। नाजायज़ उसे बोला जाता है जिसका कोई बाप नहीं होता और तेरा बाप है जिसने तुम्हें अपने बेटे होने का हक दिया है। रुद्रांश के बोलते ही रुद्र एकदम से बोल पड़ा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब एक औरत किसी बच्चे को बिन बाप के जन्म दे तो नाजायज़ बोला जाता है, और जब एक आदमी बिन माँ के बच्चे को पाले तो उसे नाजायज़ क्यों नहीं बोला जाता? शादी तो आपने भी नहीं की है ना डैड, फिर मैं किसका खून हूँ, किसकी नाजायज़ औलाद हूँ? रुद्रांश बस रुद्र को देखता रह जाता है।
रुद्र के चेहरे पे अब भी कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन वो जिस चीज़ की बात कर रहा था वह इमोशंस से भरा हुआ था। रुद्र कदम पीछे करते हुए कहता है, मुझे हार्टलेस और इमोशनलेस इसीलिए बताया था ना कि मैं किसी के मारने से पहले कुछ ना सोचूं। तो आप ये कैसे भूल गए कि एक हार्टलेस और इमोशनलेस किसी रिश्ते को भी नहीं देखता, यह तक कि आपको भी नहीं डैड। बोलते हुए रुद्र गन निकालकर सीधा रुद्रांश को शूट करता है। रुद्रांश बेड से झट से आंखें खोल बैठकर हाँफने लगता है। वह गहरी सांसें लेते हुए टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पी लेता है। कुछ देर बाद जब वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो खुद को देखता है जो इस वक्त कमरे में बेड पर बैठा हुआ था, और यह देखकर रुद्रांश समझ जाता है कि अभी जो कुछ भी हुआ, उसने जो कुछ भी देखा वह बस उसका एक सपना था। वह टाइम देखता है तो उसमें रात के 9 बज रहे थे। रुद्रांश बेड से उठकर बालकनी की ओर जाता है और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर जलाकर अपने मुंह में ले लेता है। रुद्रांश सिगरेट के कश लेते हुए बालकनी के बीच देखता है जहाँ रुद्र अंधेरे में निशान लगा रहा था। उसके हाथ में गन थी और वह बहुत दूर पर रखे एक बिंदु पर निशान लगा रहा था। उसका टाइगर भी उसके पास ही घूम रहा था। रुद्रांश रुद्र को देखते रहता है। रुद्र को देखते ही रुद्रांश को एक डॉक्टर की बात सुनाई देती है। आपका बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। इसमें इतनी ज़्यादा मेमोरी पावर है कि उसे यह तक याद है कि उसका जन्म कैसे हुआ या कैसे कोख के अंदर था। अगर उसने अंदर आँख खोली थी तो वह यह भी बता सकता है कि घर के अंदर क्या क्या उसने देखा। जन्म होने से लेकर बीत गई हर एक घटना उसे याद होगा। डॉक्टर की बात सोचते ही रुद्रांश रुद्र को देखते हुए मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें सनम यानी नैना का चेहरा याद है? इस सपने का मतलब क्या है? बोलते ही वह सोचने लगता है। सक्सेना हाउस। दूसरी तरफ आविया ध्रुव के जख्मों को अच्छे से चेक कर रही थी। वह इस वक्त डॉक्टर यूनिफॉर्म में रेडी थी क्योंकि आविया हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाली थी। ध्रुवांश जो अभी वहाँ पहुँचा था वह तुरंत तेज कदमों से कमरे में जाकर ध्रुव को देखता है, और ध्रुव इस वक्त पेट के बल लेटा हुआ था और श्रेष्ठा अपनी आंखों में दर्द लिए ध्रुव को देख रही थी। ध्रुवंश आगे बढ़ने लगा। श्रेष्ठा की नज़र उस पर जाती है। वह ध्रुवंश के गले लग जाती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा को तसल्ली देते हुए कहता है, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे मॉम। बोलते ही ध्रुवंश श्रेष्ठा को खुद से अलग करके आव्या को देखते हुए कहता है, क्या कंडीशन है ट्यूलिप? आव्या गौर से छोटों को निशानों को देखते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है कि लेकिन उससे पहले ही ध्रुव आंखें बंद किए हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम तीनों बेकार में ही इतनी टेंशन ले रहे हो। ध्रुव को यह बोलते ही श्रेष्ठा, ध्रुवांश और आव्या तीनों एक साथ बोलते हैं, शट अप। ध्रुव तीनों को मुड़कर देखता है और तीनों उसे ही घूरकर देख रहे थे। ध्रुव उनसे नज़रें हटाकर लेट जाता है और आंखें बंद करके कहता है, ठीक है मैं चुप ही हो जाता हूँ। कुछ देर तक तीनों ऐसे ही ध्रुव को घूरते हैं और फिर आव्या ध्रुवंश को ध्रुव की सारी कंडीशन बताने लगती है। ध्रुवंश भी आव्या की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगता है। कुछ देर बाद आव्या अब कमरे से निकलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। श्रेष्ठा का ध्यान अब तक सिर्फ ध्रुव के जख्मों पर अचानक उसे कुछ याद आता है और वह एकदम से पूछती है, अंश सहस्रा कहाँ है? जैसे ही ध्रुवंश यह सुनता है लाचारी से सिर नाम में हिला देता है और दुखी मन से कहता है, भाभी ने यहाँ आने से मना कर दिया है। वे चाहती हैं कि उसे लेने खुद ब्रो जाए। ब्रो जाएंगे तब जाकर भाभी वापस आएंगी। श्रेष्ठा यह सुनकर थोड़ी आश्चर्य से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुव दोनों की बातों को समझ नहीं पा रहा था, इस वजह से वे दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, किसकी बातें कर रहे हो? ध्रुवंश और श्रेष्ठा एक दूसरे को देखते हैं। फिर श्रेष्ठा ध्रुव के पास बैठकर 18 साल से होकर आज तक की सारी घटनाओं को बताने लगती है। ध्रुवंश कुछ पल वहाँ रुकता है और फिर वहाँ से बाहर निकल जीप से चला जाता है। रुद्र का विला। रुद्रांश अपने सपने में आए उस कमरे के सामने ही खड़ा था
वह दरवाज़ा सच में बंद था और उसमें सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ था। सपने में उसने जिसे देखा था वैसे सेम टू सेम था। कमरे के बाहर उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वहीं रुद्र थोड़ा दूर पर खड़ा होकर रुद्रांश को सर्द नज़रों से देख रहा है। रुद्र रुद्रांश की ओर बढ़ने लगता है और उसके चलने की आहट से रुद्रांश का ध्यान उस पर चला जाता है। सपने में हुए रुद्र से सेम रिएक्शन को देख रुद्रांश थोड़ा डर सा जाता है। वह उस कमरे से दूर होकर रुद्र की ओर जाते हुए कहता है, मैं विला घूम रहा था तो बस यहाँ पर पहुँचा। वैसे इस कमरे में क्या है, तुमने जितनी सिक्योरिटी रखी है। बोलते ही रुद्रांश कमरे की ओर देखता है। रुद्र बिना भाव के जवाब देता है, नन ऑफ योर बिजनेस डैड। इस कमरे में मेरे सीक्रेट हैं जो कभी आपके भी हुआ करते थे। बोलकर रुद्र चला जाता है। रुद्रांश भी उस दरवाजे को एक नज़र देखकर आगे बढ़ जाता है। ध्रुवांश की जीप उसके फार्म हाउस में जाकर रुकती है। ध्रुवांश जीप से उतरकर सीधे हॉल में होते हुए कमरे का लॉक खोलता है और अंदर जाता है। अंदर देखता है उसे धारा दिखती है जो चुपचाप बैठी किसी सोच में डूबी हुई थी। ध्रुवांश जो अचानक ही गुस्से आने लगता है। ये गुस्सा किसी बात का था उसे खुद पता नहीं। ध्रुवांश गुस्से से आगे बढ़ गए झटके से धारा को हाथ पकड़कर खींच लेता है। धारा इस फर्स्ट रिएक्शन से कुछ समझ ही नहीं पाती। वह सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश धारा को बाल को पकड़कर कसकर खींचता है। धारा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। ध्रुवंश धारा के चेहरे को करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे तुम्हारा वो धोखा और मॉम के आंसू जो इस 1 सालों से रोते आई हैं सबका बदला लेना है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मन कर रहा है अभी की अभी तुम्हें जान ले लूं। धारा ध्रुवंश की आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, ले लो, मैंने मना कब किया है। बहुत सताया है मैंने तुम्हें, मार दो मुझे, वैसे भी जीना ही किसे है। किल मी। धारा ने इतने बोलते ही ध्रुवंश उसे बहुत जोर से धक्का देता है जिसे धारा का सिर सीधा टेबल से जाकर टकरा जाता है। ध्रुवंश फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से भरकर कहता है, वही तो नहीं कर सकता मैं, तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन मार नहीं पा रहा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश गुस्से से कमरे से सामान फेंकते हुए कहता है, क्यों 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 किया तुमने ऐसा, मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाकर धोखा क्यों दिया। धारा उसने सिर पर हाथ रखे मुड़कर बैठ जाती है और ध्रुवंश के देखने लगती है जो पागलों की तरह सामान को फेंके जा रहा था और चिल्लाए जा रहा था। ध्रुवंश को इस तरह से देखकर धीरे से कहती है, आई एम सॉरी। सामान को फेंककर उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था और धारा के सिर से खून बह रहा था। ध्रुवंश चारों तरफ देखता है जहाँ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। ध्रुवंश धारा को देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, कम स्वीटहार्ट। धारा एक नज़र सब तरफ देखती है। उसे समझ आ चुका था ध्रुवंश क्या करना चाहता है। धारा धीरे से खड़ी होती है और आगे बढ़ने लगती है। धारा के नंगे पैर पर कांच अच्छी तरह से घुस रहे थे। कांच जैसे ही घुसती है धारा दर्द से जोर से चीखती है। ध्रुवंश की नज़रें बस धारा के पैरों पर थी जिसमें खून बस बहे जा रहा था। धारा आंखें बंद करके दर्द को नज़रअंदाज करते हुए ध्रुवंश के पास पहुंचती है, पर आंखें खोलकर अब ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश धीरे से आगे बढ़कर धारा को कुछ पल देखता है और उसके कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। धारा के कदम बढ़ने से धारा को एकदम से दर्द चीख उठती है। ध्रुवंश धारा के दर्द से भरे चेहरे को देखता है और ध्रुवंश के नेल्स धीरे धीरे धारा के कमर पर घुसने लगते हैं जिससे धारा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह चीख नहीं रही थी, बस एकटक ध्रुवंश की आंखों में देख रही थी। ध्रुवंश धारा के दर्द को देखते हुए अचानक फिर से धक्का देता है और धारा फर्श पर गिर जाती है और उसके पीठ पर एक कांच घुस जाता है। इस बार धारा चीख देती है। ध्रुवंश धारा के पास एड़ियों के बल बैठकर उसे चेहरे को देखते हुए कहता है, बच, कुछ पैसों के लिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे प्यार को पैसों में तुमने तोल दिया और तुम्हें लगा तुम बच जाओगी। धारा सीरियस होकर दर्द में कहती है,
वो मुझे तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा था। प्यार का क्या है, वो तो पैसों तले ही डूब जाता है। और वैसे भी मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, तुम ही मेरी आगे पीछे घूमते थे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियो या मरो। बोलते ही धारा ध्रुवंश की से नजरें फेर लेती है। ध्रुवंश उसके बातों को सुन टूट सा जाता है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें उसके गुस्से को भड़काने का काम कर रही थी। ध्रुवंश धारा का एक हाथ को पकड़ता है और उसे धीरे से सहलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था बिकॉज आई लव यू, बट मुझे नहीं लगता तुम मेरे प्यार को डिजर्व भी करती हो। बोलकर ही वह झटके से धारा के हाथ को झटक देता है और धारा के हाथ पर कांच घुस जाता है और वह दर्द से चिल्लाती है। ध्रुवंश धारा के जबड़े को जोर से पकड़ कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा। हॉस्पिटल। आव्या एक आदमी को चेक कर रही थी। उसके पास एक औरत बैठी उस आदमी को डांटते हुए कहती है, कितनी बार मना किया है कि शराब मत पियो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अगर मुझे पता होता तुम शराब पीते हो तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करती। आव्या उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी तो वह भी उस आदमी को चेकअप कर रही थी। वह आदमी उस औरत को बिना देखे कहता है, मैं भी तो नहीं पी रहा था, लेकिन जब से मेरी तुमसे शादी हुई है शराब का सहारा लेना पड़ा है। अगर मुझे पता होता कि तुमसे शादी होने के बाद मुझे शराब का सहारा लेना पड़ेगा तो मैं शादी ही नहीं करता। आदमी के ऐसे जवाब देने से वह औरत चिढ़ जाती है और वह चिढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है। बोलकर वह उठकर वहाँ से चली जाती है। आव्या दोनों को देखती है, फिर एक उस आदमी से कहती है, अंकल, जब आपको पता है कि आंटी को शराब पीना पसंद नहीं है तो आप क्यों पीते हो, और वैसे भी ये आपके सेहत के लिए सही नहीं है। बोलते ही आव्या इंजेक्शन निकालकर उसमें दवाई भरती है। वह आदमी आव्या के सवाल सुन खोए हुए कहता है, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। कुछ महीने पहले मुझे पता चला मेरी बीवी कैंसर से पीड़ित है और वह अब आखिरी स्टेज पर है। उसके पास बस 1 महीना है। जब से मुझे पता चला है मैंने अपनी सेहत खराब करने के लिए शराब का सेवन शुरू कर दिया। भगवान की दुआ से मेरी 2 किडनी खराब हो चुकी हैं। अब बस यही मन्नत है, जब मेरी बीवी मरे तो मैं भी उसके साथ उसका हाथ पकड़कर मरूं। बोलते ही वह आदमी हल्का सा मुस्कुरा देता है। सॉरी यार, ये मेरे घर में एक बच्चा है ना, वो इतना तंग कर रहा है, मुझे करने दी नहीं दे रहा स्टोरी को पूरी। वहीं आव्या यह सुनकर खामोशी से उस आदमी को देखने लगती है। वह आदमी आव्या को देखा ना कितना परेशान कर रहा है मुझे। आव्या यह सुनकर खामोशी से उस आदमी को देखने लगती है। वह आदमी आव्या को देखते हुए कहता है, डॉक्टर साहिब, अब मेरे शरीर में आपके किसी भी दवाई का कोई असर नहीं होगा। बोलते ही वह इंजेक्शन वाली जगह पर रुई से घिसता है। आव्या का ध्यान अब उस जगह पर चला जाता है। वह आदमी बेड पर उठकर खड़ा हो जाता है। आव्या बस उसे देखती रह जाती है। वह आदमी जाता है। आव्या उसे बातों को सोचते हुए अपने चेयर पर उठकर बैठ जाती है। वह आदमी चला जाता है और आव्या अपनी चेयर पर बैठकर जाते हुए आदमी के बारे में सोचने लगती है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक होती है। आव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह दरवाजे की ओर देखते हुए, कम इन, उसके बोलों से नर्स अंदर आती है। आव्या उसे बैठने को कहती है तो वह चेयर पर बैठ जाती है। आव्या अपने सामान को बैग पर रखते हुए कहती है, क्या हुआ आशा, बोलो। आशा थोड़ी नर्वस के साथ कहती है, डॉक्टर, वो कल मेरी एंगेजमेंट है तो मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल के सारे स्टाफ शामिल हो, उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। आव्या बेड को साइड में रखकर, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, मैं अपने मन से बोल रही हूँ। आव्या बैग को साइड में रखकर कंफ्यूज होकर कहती है, परमिशन, पर मुझसे क्यों। आशा बिना वक्त बकाए तुरंत कहती है, ये आपका हॉस्पिटल है ना। तो आव्या उसकी बातों से समझ जाती है, जरूर अभियान ने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि यह हॉस्पिटल आव्या का ही है। यह सोचते हुए आव्या का मुंह बन जाता है, क्योंकि वह इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डॉक्टर की तरह रहना चाहती थी।
धीरे से कहती है, ये ये भाई भी ने क्या ज़रूरत थी सबको इन्फॉर्म करने की, जब तक मुझे अब सब मुझे स्पेशल ट्रीट करेंगे। आव्या खुद में बहुत धीरे से बात कर रही थी, वहीं आशा उसके परमिशन मिलने की वेट कर रही थी। आव्या का ध्यान आयशा पर जाता है। उसे देखते ही आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, सारे स्टाफ को इनवाइट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयशा खुशी होकर कहती है, थैंक यू डॉक्टर। इस पर आयशा बस सिर हिला देती है। आयशा उसके बैग से में कार्ड निकालकर आव्या को देते हुए कहती है, डॉक्टर आप भी ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। आव्या कार्ड लेती है और वहाँ बोलकर मुस्कुरा देती है। आयशा अब वहाँ से चली जाती है। आव्या कार्ड को खोलकर देखती है, फिर उसे अपने बैग में रखकर बैग लेकर बाहर निकल जाती है। आव्या हॉस्पिटल से निकलते हुए अपने फ़ोन को देखती है, जिस पर ध्रुवंश के कई सारे मिस कॉल थे। आव्या तुरंत ध्रुवंश को कॉल करती है, पर कार पर बैठती है। ध्रुवंश के कॉल रिसीव करते ही आव्या कहती है, कितना याद करता है मेरा बच्चा, बस आ रही हूँ। उधर से ध्रुवंश की चिढ़ती हुई आवाज़ आती है, मुझे बच्चा बोलना बंद करो ट्यूलिप। आव्या उसकी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, अच्छा तो मेरा सोना बाबू और को गुस्सा आ रहा है। ध्रुवंश उधर से कहता है, घर आओ, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा सोना बाबू सब दिखाता हूँ। बोलते ही ध्रुवंश कॉल कट करता है। आव्या फ़ोन को देखते हुए हंसते हुए कहती है, मेरा प्यारा भाई, लव यू। बोलते हुए आव्या एक फाइल को देखकर एकदम से सीरियस हो जाती है। रात होने की वजह से सब तरफ पूरा अंधेरा हो चुका था। आधी रात हुई थी और सहस्रा के कमरे की लाइट जलती रहती है और सहस्रा इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। उसके नींद में जागने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बालकनी की दीवारों से कूदकर एक इंसान आया। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। वह आगे बढ़ के सहस्रा को अपने गोद में उठाता है और उसके कान के पास एक नस को दबा देता है, जिसे सहस्रा सोते हुए बेहोश हो जाती है। वह सहस्रा अच्छी तरह से गले लगाकर उसके पैर को उठाकर अपनी कमर से होते हुए लपेटकर पीछे दुपट्टे से बांध देता है। यह करते ही वह कबर्ड्स में फिर से एक दुपट्टा निकालता है और सहस्रा के कमर से होते हुए अपने पीठ पर बांध देता है। इस तरह बांधने से सहस्रा उसके शरीर से पूरी तरह से चिपक जाती है, जिसका थोड़ा भी एहसास सहस्रा को नहीं होता। वह सहस्रा को ले जाकर बालकनी में जाता और बंधे हुए रस्सी को खोलकर उसके पकड़कर कूद जाता है और दोनों झूलते हुए दीवार से टकराने वाले होते हैं। उससे पहले इंसान अपने पैर दीवार पर रख लेता है। सहस्रा की डॉगी अचानक उसे देखकर भौंकने लगती है। वह इंसान एक नज़र डॉगी को देखता है और फिर रस्सी को पकड़कर दीवार पर चढ़कर दीवार के पार कूद जाता है। डॉगी बस खाली दीवार को देखती रह जाती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।